डीएस जुडिशियल एकेडमी के क्लास में आपका स्वागत है। यह क्लास सीरीज नई बीएनएसएस 2023 के ऊपर आपकी शुरू हो रही है। नई बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिवर्तनों के साथ जो नई चीजें आई हैं उन पर हम आपको बताने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है उद्घोषणा एवं कुर्की। क्रिमिनल लॉ में उद्घोषणा एवं कुर्की, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के बारे में जो कानून है उस पर हम आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधान को देने जा रहे हैं। जब कभी कोई ऑफेंस होता है, अपराध होने के बाद अभियुक्त या तो सरेंडर कर देता है जाकर के प्रायश्चित करने के वजह से कि हमने अपराध तो किया है लेकिन मुझे कोई गम नहीं है, या तो फिर वो फरार हो जाता है। अगर न्यायालय में समर्पण कर देता है तो न्यायालय उसे जेल भेज देता है, फिर आगे प्रोसीजर करके ट्रायल करके उसे दोषमुक्त या दोष सिद्ध करता है। लेकिन अगर वह भाग जाता है, न्यायालय में हाजिर नहीं होता है और नई सीआरपीसी यानी बीएनएसएस के अंतर्गत उसके खिलाफ न्यायालय प्रोसेस करता है। जो पुरानी सीआरपीसी में 204 था वो नई में 227 में उसको प्रोसेस के तहत बुलाना चाहता सम्मन या वारंट के माध्यम से, और फिर वह नहीं आता है तो नई सीआरपीसी में सेक्शन बीएनएसएस में सेक्शन 90 है जिसमें सम्मन के बदले न्यायालय वारंट जारी करता है। जो ओल्ड सीआरपीसी में 87 था, फिर सम्मन के बदले वारंट जारी करता है। तो न्यायालय फिर यहीं से शुरू होता है 82 की प्रक्रिया। जब न्यायालय पहले सम्मन से उसको उपस्थित करने के लिए रिक्वेस्ट एक तरीके से भेजता है, आप न्यायालय के समक्ष आ जाइए, और फिर वो जब नहीं आता है तो न्यायालय एक वारंट ऑफ अरेस्ट भेजता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 में ऐसे अभियुक्त के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी करता है। जैसे ही अरेस्ट वारंट जारी होता है, न्यायालय को विश्वास करने का कारण रहता है। विश्वास करने का कारण है कि यह व्यक्ति हाजिर अब नहीं होगा, इसलिए इसको जारी किया जाना चाहिए। लेकिन विश्वास करने का कारण का मतलब नहीं है कि आज आपने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया सुबह, तो आज सुबह सम्मन, शाम को अरेस्ट वारंट, कल को उसके खिलाफ अटैचमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभियुक्त को पर्याप्त आपको अवसर देना पड़ेगा। तो 84 के अधीन अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। अरेस्ट वारंट के बाद अगर वो नहीं आता है तो उसके खिलाफ न्यायालय एक प्रोक्लेमेशन जारी करेगा। ऐसी दशा में एक प्रोक्लेमेशन जारी करेगा। क्या जारी करेगा कि आप न्यायालय के समक्ष कहीं भी हो 30 दिन के भीतर आप हाजिर हो जाइए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया शुरू होकर के आपको दोषमुक्त या दोष सिद्ध एज किया जा सके। फिर वह व्यक्ति अगर चाहे तो 30 दिन के अंदर हाजिर हो। लेकिन ऐसी उद्घोषणा का प्रकाशन कैसे किया जाएगा, अर्थात उद्घोषणा का मैनर क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, वह कैसे प्रकाशित किया जाएगा, इस संबंध में सीआरपीसी में जो प्रावधान किया गया है, नई वाली बीएनएसएस में प्रावधान किया गया है, उद्घोषणा जारी करने के प्रारूप दिए गए हैं। तो बीएनएसएस 2023 के अनुसूची 2 में कुल 4 प्रारूप दिए गए हैं। प्रारूप संख्या 5, प्रारूप संख्या 6, 7, 8। पहला प्रारूप दिया है अभियुक्त को हाजिर होने के लिए उद्घोषणा न्यायालय प्रारूप 5 के अनुसार जारी करता है। प्रारूप 6 में साक्षी को हाजिर होने के लिए उद्घोषणा न्यायालय जारी करता है। साक्षी को, गवाह को अगर नहीं आता उसके बारे में भी 84 की कार्यवाही होती है, अर्थात ओल्ड सीआरपीसी 82 की कार्यवाही उसके बारे में भी होती है। उसके लिए प्रारूप संख्या 6 दिया गया है। फिर प्रारूप संख्या 7 में गवाह की कुर्की का प्रारूप दिया गया है, यानी गवाह को हाजिर नहीं होता तो उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, उसके बारे में प्रावधान प्रारूप संख्या 7 में दिया गया है। और 8 में अगर अभियुक्त नहीं आता है
तो अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की का प्रारूप यहां पर दिया गया है। तो पहले दो प्रारूप 5 और 6 उद्घोषणा के हैं और 7 और 8 कुर्की के हैं। पहला अभियुक्त का है, दूसरा गवाह का है, पहला फिर साक्षी की कुर्की और फिर दूसरा अभियुक्त की कुर्की। ये 4 प्रारूप है, अर्थात जब आप मजिस्ट्रेट बनेंगे तो आप इसी प्रारूप पर ही कोई उद्घोषणा जारी करेंगे, इसी प्रारूप पर ही कुर्की का आदेश देंगे। जैसे कोर्ट में कंप्लेंट लिखाना हो तो कंप्लेंट का कोई प्रारूप नहीं है, सादे पेज पे लिख के आप दायर कर देंगे। लेकिन अगर कुर्की या उद्घोषणा जारी करना होगा तो उसके प्रारूप पर ही, उसके फॉर्मेट पर ही यह जारी होगा। तो उसी फॉर्मेट पर उद्घोषणा का प्रारूप जारी किया जाएगा। अब ये उद्घोषणा जो जारी की जाएगी उस मामलों में गवाही लेने के पहले भी हो सकती है या गवाही लेने के बाद भी हो सकती है। यानी 84 ओल्ड सीआरपीसी 82 की उद्घोषणा एविडेंस लेने के पहले भी हो सकती है, एविडेंस लेने के बाद भी हो सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, उद्घोषणा की सबसे बड़ी शर्त है अरेस्ट वारंट हो जाए। बिना अरेस्ट वारंट के हुए उद्घोषणा नहीं जारी की जा सकती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पवन जायसवाल बनाम स्टेट के मामले में कहा है कि उद्घोषणा के पहले अरेस्ट वारंट का जारी करना जरूरी है। और एक बात महत्वपूर्ण कही है, साइमल्टेनियसली भी नहीं हो सकता, अर्थात अरेस्ट वारंट और उद्घोषणा दोनों एक साथ भी नहीं हो सकते। अरेस्ट वारंट के बाद एक अवसर देना पड़ेगा कि वह व्यक्ति हाजिर हो जाए। तो हम पढ़ रहे थे बीएनएसएस में उद्घोषणा और कुर्की के बारे में प्रावधान। तो उद्घोषणा जारी करने की शर्त है कि उद्घोषणा जारी करने से पहले हमें एक अरेस्ट वारंट जारी करना पड़ेगा, 30 दिन का टाइम उसको देना पड़ेगा, कोई डेट देना पड़ेगा। यह साक्ष्य लेने से पहले भी हो सकता है और साक्ष्य लेने के बाद भी हो सकता है। उद्घोषणा अभियुक्त को हाजिर करने के किस प्रारूप पर जारी की जाएगी? यह प्रारूप मैंने आपको बताया अनुसूची 2 के प्रारूप संख्या 5 में जो दिया गया है नई सीआरपीसी के, उसी प्रारूप पर अभियुक्त को हाजिर होने के लिए जारी किया जाएगा। इसके बाद आप देख लीजिए ऐसे किस मैनर में यह प्रकाशित होगा, अर्थात ऐसी उद्घोषणा कैसे आप प्रकाशित की जाएगी। जहां पर ऐसा अभियुक्त रहता है, निवास उसका है, वहां पर आप सार्वजनिक स्थान पे कहीं पर सहज दृश्य स्थान पे आप लगवा दीजिए, उसके मकान पे लगवा दीजिए, सार्वजनिक स्थान पे बोलकर पढ़ करके कर दीजिए, न्यायालय के सामने आप लगवा दीजिए, अखबार में प्रकाशित करवा दीजिए। ये सीआरपीसी में 84 सब क्लास 2 में मैनर दिए गए हैं। तो सहज दृश्य स्थान पर जहां वह रहता है उसके घर के सामने, न्यायालय के सामने, अखबार में निकलवा करके, इसको हम लोग मुनादी कहते हैं, बीटिंग ऑफ ड्रम कहते हैं, ताकि अभियुक्त के जानकार लोगों के पास यह सूचना हो जाए और वह जानकारी अभियुक्त को बता दें, फिर अभियुक्त आकर के न्यायालय में उपस्थित हो जाए। तो इस मैनर से उसको जानकारी हो गई। लेकिन ध्यान रहे, अगर अभियुक्त इसके बाद भी न्यायालय में नहीं आता है तो फिर उसको दंडित किया जाएगा, अर्थात अभियुक्त को अपराध फिर आईपीसी यानी बीएनएस, नई आईपीसी में, नई आईपीसी की धारा 209 में जो व्यक्ति उद्घोषणा का पालन नहीं करता है, न्यायालय में नहीं आता है, तो नई सीआरपीसी में उसको 3 महीने का कारावास का 3 वर्ष के कारावास का दंड है। अपराध संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, मजबूरन उसे न्यायालय में हाजिर होने के लिए बाध्य करता है। अर्थात न्यायालय द्वारा निकाली गई उद्घोषणा को न मानते हुए न्यायालय में अगर नहीं आते हैं तो बीएनएस 2023 यानी भारतीय नागरिक संहिता के अंतर्गत उसे 3 साल का कारावास दिया जा सकता है। साथ ही साथ उसे अजमानती अपराध में गिरफ्तार करेंगे, साथ ही साथ संज्ञेय अपराध होगा, इसलिए उसको हाजिर होने के लिए मजबूर किया जाता है। अच्छा,
अगर वो हाजिर नहीं होता तो पहला तो उसे उस पर क्रिमिनल कार्यवाही होगी, और दूसरा हाजिर नहीं होता है तो 85 में उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। दो प्रोविजन है। अगर न्यायालय में वह व्यक्ति नहीं हाजिर होता है तो पहला उसको न्यू भारतीय न्याय संहिता में 209 में 3 वर्ष का कारावास दिया जाएगा, और साथ ही साथ उसे संज्ञेय अपराध होने की वजह से पुलिस बिना वारंट पकड़ सकती है, और अजमानती अपराध में उसे जमानत पर छोड़ना न्यायालय का विवेक है। दूसरा, उद्घोषणा का पालन न करने पर ऐसे व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की कर ली जाएगी, अर्थात प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की संपत्ति की कुर्की की जाएगी। एक बात और ध्यान रखना, उद्घोषणा और कुर्की का आदेश यानी डिक्लेरेशन न्यायालय साइमल्टेनियसली कर सकता है, एक भी साथ कर सकता है, एक साथ भी दोनों हो सकता है। अब आइए कुर्की के बारे में बताते हैं। ऐसे व्यक्ति की जब कुर्की की जाएगी, उसकी चल संपत्ति, अचल संपत्ति डीएम के माध्यम से अटैचमेंट किया जाएगा। डीएम को एज ए रिसीवर नियुक्त किया जाएगा। जो राजस्व देने वाली संपत्ति हो, डीएम एज ए रिसीवर नियुक्त किया जाएगा। कुर्की का प्रोफार्मा दिया गया है अनुसूची 2 के प्रोफार्मा 7 में कुर्की का प्रोफार्मा दिया गया है, उसी के अनुसार अभियुक्त की कुर्की होगी। अभियुक्त की कुर्की जब हो जाएगी इस तरीके से, और बाद में पता चलता है कि उसकी संपत्ति की जो कुर्की हुई है, कोई व्यक्ति चाहे तो, अच्छा इस कुर्की में एक महत्वपूर्ण बात है, कुछ चीजें ऐसी जो कुर्क की गई हैं अभियुक्त की, जो नष्ट होने वाली हैं, जैसे कोई जानवर वगैरह हो या कोई खोआ वगैरह हो, इस तरीके से दूध है, दही है, तो फिर उनको बेच दिया जाएगा, बेच करके संपत्ति रख दी जाएगी। बाकी चीजों को कुर्क करके, जैसे खेत है, जमीन है, मकान है, इनको अटैच करके एज ए रिसीवर डीएम के कब्जे में दे दिया जा सकता है। सीपीसी आदेश 40 इस पर अप्लाई करेगा। तो संपत्ति कुर्क हो गई। कुर्की के बाद क्या किया जाएगा? अगर ऐसी कुर्की हो गई है, कोई व्यक्ति उस कुर्की से पीड़ित है जिसके बारे में उद्घोषणा हुई है, उसके अलावा यानी वह अभियुक्त के अलावा अगर कोई पीड़ित है कि यह कुर्की गलत है, इसमें हमारी संपत्ति आपने क्यों कुर्की किया है, तो उस कुर्की पर वह कुर्की के 6 माह के भीतर ऑब्जेक्शन कर सकता है। कुर्की के 6 माह के भीतर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। तो आइए इस कुर्की पर ऑब्जेक्शन करवा देते हैं। कुर्की पर ऑब्जेक्शन आप कर दीजिए। जो व्यक्ति कुर्की पर ऑब्जेक्शन किया है, उसी ऑब्जेक्शन की अभी चल रही है चर्चा, और उसी बीच में अगर वह मर जाए तो उसके प्रतिस्थापित किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। अर्थात 87 में सब्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है। 87 में कुर्की के बारे में आपत्तियों पर सब्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है, यानी उसके बच्चे उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा 6 महीने के ऑब्जेक्शन के दौरान। तो 6 महीने के अंदर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्शन को डिनाई कर दिया जाता है, अगर डिनाई कर दिया जाता है तो उस लैंड के संबंध में, उस प्रॉपर्टी के संबंध में आप डिनाई करने की तारीख से 1 साल के भीतर सिविल सूट ला सकते हैं। सिविल सूट ला करके अपना डिसाइड करवा सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि जिसके खिलाफ उद्घोषणा अभियुक्त के जारी हुई थी, वह उस उद्घोषणा के बाद वापस आ जाता है। अर्थात अभियुक्त वापस आता है और कहता है कि जो प्रॉपर्टी आपने हमारी कुर्क की है 88 में उसको यह अधिकार दिया गया है, जो संपत्तियां हमारी आपने कुर्क की है आप हमें वापस करिए। जो हमारी कुर्क संपत्तियां बेची हैं, बेचा हुआ धन वापस करिए, क्योंकि मैं फरार ही नहीं हुआ था, मैं तो ऐसे घूमने गया था, आ गया हूं, उनको हमारा वापस कर दीजिए। और अगर ये वापस कर देते हैं, न्यायालय उसके आवेदन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वह संपत्तियां उसको मिल जाएंगी वापस, और फिर उसको जेल भेजा जाएगा, उसका ट्रायल चलेगा। लेकिन अगर उसके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया, संपत्तियां वापस नहीं किया गया, तब क्या होगा?
तो कुर्की की तारीख से 2 साल के भीतर अगर वो आ जाता है तभी वापस मिलेगा। पता चला 25 साल के बाद आवे तो नहीं मिलेगा। जिस दिन उसकी संपत्ति की कुर्की हुई है 2 साल के भीतर अगर वापस आ जाता है तो उसकी संपत्ति को सीजीएम के माध्यम से रिलीज करके उसे दे दिया जाएगा। और यदि उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है तो यहां पर एक बहुत खूबसूरत प्रोविजन है, उस रिजेक्ट एप्लीकेशन के खिलाफ वह अपील में जा सकता है। जहां अपीलें होती हैं उस अपील न्यायालय में जा सकता है। तो ये कुछ आपके प्रोविजन और इस पे कुछ केस लॉ हम आपको बताते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं 82 के ऊपर। केस लॉ के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलती है कि सर्वोच्च न्यायालय इन पर क्या कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय जो कहा है 82 के बारे में, उसकी पहली केस है बिमला बेन बनाम बत्सला बेन 2008 सुप्रीम कोर्ट। बिमला बेन बनाम बत्सला बेन 2008 सुप्रीम कोर्ट। 82 का उद्देश्य अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित सुनिश्चित करना है, यही इतना जजमेंट है इसका। 82 का उद्देश्य अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित सुनिश्चित करना है। दूसरी केस सुप्रीम कोर्ट की 1963 में आई, पीटरसन बनाम फोर्ब्स। पीटरसन बनाम फोर्ब्स, इसमें कहा गया 82 का पालन न करना न्यायालय का अपमान नहीं है। 82 का पालन न करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाता है, इसको न्यायालय का अपमान नहीं माना जाता है। तीसरी केस आई जयेंद्र सरस्वती बनाम महाराष्ट्र राज्य 2009 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया गिरफ्तारी के साथ साथ 82 का क्षेत्राधिकार पूरा हो जाता है, यानी 84। 82 क्या पुराना 82 है, अभी तो 84 पर कोई केस आएगी तब भी तो नया एक्ट लागू होगा तब आएगी, अभी तो 82 पर ही सारी केसेस पुरानी हैं। तो गिरफ्तारी के साथ साथ ही 82 का क्षेत्राधिकार पूरा हो जाता है, यानी वर्तमान धारा 84 का क्षेत्राधिकार पूरा हो जाता है। पवन कुमार जायसवाल बनाम स्टेट की केस है 1973। इसमें 82 के बारे में कहा गया कि यह उद्घोषणा गिरफ्तारी का वारंट, उद्घोषणा और गिरफ्तारी का वारंट दोनों साथ साथ नहीं हो सकता है, यह अभियुक्त के अधिकार का हनन है। तो ये 4 केसेस सुप्रीम कोर्ट की इस पर हैं और ये प्रोविजन है जिसके आधार पर अभियुक्त के अधिकार को सुरक्षित रखा गया है। आज की क्लास का लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।